हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्क डिपिक्शन, या इसको आप रिस्कोमीटर बोल सकते हैं। रिस्कोमीटर यानी ये जो है हमारे रिस्क को मेजर करने के काम आता है। तो कौन सी जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें हमारा रिस्क भी रहता है। तो म्यूचुअल फंड में जो है रिस्क को मेजर करने के लिए रिस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। In 2015, as a part of system by which mutual fund were to convey risk perception to investors, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और म्यूचुअल फंड आप लोग जानते हैं कि बहुत से लोगों का पैसा इसमें इकट्ठा करके अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ पैसा शेयर मार्केट में, कुछ बॉन्ड मार्केट में, डेरिवेटिव में, तो अलग अलग जगह पे पैसे को लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि सारा जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास कुछ पैसा, अगर आप सारा पैसा शेयर मार्केट में कहीं लगा रहे हैं, अगर वो शेयर डूबा तो आपको सारा पैसा डूब जाएगा। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। कैसे डाइवर्सिफाई होता है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आपके 100 रुपये में से 20 रुपये जाएंगे शेयर मार्केट में, 20 रुपये जाएंगे बॉन्ड मार्केट में, 20 रुपये कहीं और कहीं पे। इस तरह से जो आपका पूरा पैसा लगता है, तो एक जगह पे नहीं है, इसलिए सारी जगह तो सारी इंडस्ट्रीज तो नहीं डूब सकती ना। तो इसलिए जो है म्यूचुअल फंड को बेटर माना जाता है, अगर आप बेटर है कि सीधे आप शेयर मार्केट या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर भी जो म्यूचुअल फंड है उसमें हमारा रिस्क रहता है, और रिस्क को मीटर से हम पता कर सकते हैं कि कितना रिस्क है। इसको जब इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें रिस्क के 5 लेवल की बात इसमें की गई थी। ठीक है, और तो रिस्कोमीटर को पहले शुरुआत में तो 5 लेवल में लाया गया था, फिर बाद में इसको 6 लेवल में जो है इसको लेके आए थे। तो 6 लेवल जो है कौन कौन से है, मतलब जब ये शुरू में आया था ना 2015 में, तो तब इसमें 5 लेवल का रिस्क बताया था। फिर 2020 में लेके आए तो उसमें जो है एक लेवल और बढ़ा के 6 लेवल का यहाँ पे रिस्क बताया। तो रिस्क एक तो लो हो सकता है, लो टू मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेटली हाई हो सकता है, हाई हो सकता है, और वेरी हाई हो सकता है। तो पहले यही तक था, हाई तक, फिर रिसेंटली जो है वेरी हाई को ऐड किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिस्कोमीटर आपको दिखता है। तो लो रिस्क मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, आपका पूरा पैसा एज इट इज आपको वापस मिलेगा, तो वो आपका लो रिस्क हो गया। लो टू मॉडरेट मतलब यहाँ पे थोड़ा रिस्क है पर वो बहुत ज्यादा नहीं है। मॉडरेट में अच्छा खासा रिस्क है और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है। हाई में रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, और वेरी हाई में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर फायदा होगा तो बहुत ज्यादा होगा, अगर पैसा डूबेगा तो पूरा ही पैसा डूबेगा। यहाँ पे लो वाले में फायदा बहुत कम होगा और जो रिटर्न है वो भी काफी कम मिलेगा। तो रिस्क को मीटर से हम पता कर सकते हैं कि कितना रिस्क है। किसी भी जगह पे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें तो वहां पे कितना रिस्क है। तो स्टार्टिंग में इसमें 5 ही लेवल की बात की गई थी। 5 ही लेवल में यही था आपका स्टार्टिंग में, लो, लो टू मॉडरेट, 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 हाई और हाई। और रिसेंटली 2020 में इसको जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी है उसने रिकमेंडेशंस दिया था, और उनके कहने पे जो रिस्कोमीटर है उसको 6 लेवल पर बढ़ाया गया। तो पहले हाई तक था, वेरी हाई को जो है रिसेंटली इन्होंने ऐड किया है। इसमें आप लोग कलर्स भी देख सकते हैं कि जब बहुत ही लो रिस्क है तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, जब मॉडरेट रिस्क होगा, मॉडरेटली लो, तो ये लाइट ग्रीन होगा। मॉडरेट के केस में पूरा येलो कलर आ जाएगा। ठीक है, आपका येलो कलर है। मॉडरेट हाई के केस में आपका ऑरेंज कलर आ जाएगा। हाई के केस में आपका लाइट ऑरेंज होगा, लाइट ऑरेंज, लाइट रेड होगा। और वेरी हाई के केस में आपका जो है ये आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेट हाई के केस में ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, और हाई के केस में ये जो आपका ऑरेंज है वो डार्क कलर एसेस में हो जाएगा, और वेरी हाई के केस में बिल्कुल ही रेड कलर का हो जाएगा। तो हल्का फुल्का आप लोग कलर्स पे भी नजर रख सकते हैं कि लो रिस्क में कैसा कलर है, मॉडरेट हाई में किस तरीके का। और ये जो लो रिस्क है, ये ऐसे लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो उनके लिए ये वाला सही ऑप्शन है। और ऐसे लोग जो नॉमिनल रिस्क ले सकते हैं, जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, बट फिर भी वो चाहते हैं कि मतलब थोड़ा रिस्क हो लेकिन हमें जो अपना पैसा मिल भी जाए, तो रिस्क लेंगे पर थोड़ा कम लेंगे, तो उनके लिए ये सही रहता है। मॉडरेट मतलब जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, और ये जनरली जो है मीडियम टर्म के लिए होता है। जैसे ये तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी के जो है वो तो आपका लॉन्ग टर्म वाला ही इन्वेस्टमेंट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रिस्कोमीटर्स का जो पैरामीटर उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, आपका रिस्क भी इसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था। व्हाट इज एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। तो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म क्या है? तो स्पेशली अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, कुछ फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहे हैं, तो उस केस में ये आपकी हेल्प करेगा। जैसे आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अगर आप कोई फॉरेन करेंसी खरीद रहे बेच रहे, तो वो काम भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी आपको फॉरेन
करेंसी खरीदनी है, डॉलर खरीदने हैं, तो आप क्या करते थे, बैंक के पास जाते थे, फिर बैंक आपको एक रेट बताता था और उसी रेट पे आपको उसको खरीदना पड़ता था। पर जब से आपका ये एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है तो इसमें काफ़ी सारे बैंक होते हैं और वो अपना अपना रेट बताते हैं, तो आप किसी भी बैंक से फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हैं। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है, किसने क्या रेट लगाया ऑनलाइन मार्केट के लिए, ऑनलाइन फॉरेन रेट, जैसे आपको डॉलर चाहिए तो कितने रुपए आपको देने पड़े, ठीक है। तो उस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म को आरबीआई ने लॉन्च किया। चलिए देखते हैं कब इसकी शुरुआत हुई। एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म की जो है आरबीआई ने स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज डेटेड 4 अक्टूबर 2017, तो तब इन्होंने बताया था कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर इम्प्रूविंग द प्राइसिंग आउटकम फॉर रिटेल यूजर्स। रिटेल मतलब जो आम जनता होती है उनके लिए प्राइसिंग के लिए, कि उनको सही प्राइस मिले, जो भी वो फॉरेन रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी खरीदे उनको अच्छे रेट पे मिले, तो उसके लिए इन्होंने ये जो एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो ये रिटेलर्स के लिए, ये जनता के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो कस्टमर्स होते हैं उनको एक्सेस मिलता है इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इंटर बैंक मतलब बैंकों के साथ ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है ट्रेड कर पाएंगे, वेयर बिड ऑफर्स फ्रॉम द रिटेल क्लाइंट्स एंड ऑथराइज्ड डीलर्स कैन बी मैच एनोनिमसली। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक अपना अपना रेट बताते हैं कि हम इस रेट पे आपको फॉरेन रिजर्व खरीदेंगे, और जो जनता है उनको जिसका भी बैंक का रेट पसंद आता है वो वहां से खरीद सकती है। According to RBI, mechanism in the form of trading platform will provide the much needed transparency। तो इससे क्या है कि कोई बैंक ज्यादा रेट ले रहा है, कोई सस्ता ले रहा है, तो इससे काफी अच्छी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है और जो जनता है उनको भी बहुत अच्छे रेट मिल पाते हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन आ जाता है, क्योंकि काफी सारे बैंक अपना अपना रेट ऑफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे काफी अच्छा कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन बढ़ता है और उससे जो है कस्टमर्स को एक अच्छा प्राइस मिलता है। ये बिल्कुल वही है कि आपकी मार्केट में सिर्फ एक ही दुकान है, तो वो जो रेट बोलेगा आपको लेना पड़ेगा। उसी के बदले अगर मार्केट में 10 दुकानें हैं, उसमें से जो भी आपका रेट सस्ता लगता है वहां से ले सकते हैं, अपने हिसाब से अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है, प्लस आपको बेटर प्राइस भी मिलता है। तो सेम ऐसे एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म रिटेलर्स के लिए, जो लोग किसी भी एक बैंक के पास जाके कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खरीदते थे तो उनको उसी बैंक की बात सुननी पड़ती थी, लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन ही आप जो है बाई कर सकते हैं, और जो भी रेट्स आपको ऑफर किए जाएंगे आप उन रेट्स में, आपको जो भी रेट सही लगता है, जैसे मान लीजिए 4 बैंक है, 5 बैंक, और उन्होंने अपना अपना रेट बताया कि हम इस रेट पे आपको डॉलर खरीदेंगे, आपको डॉलर देंगे, तो उन 5 बैंक में से आपको जो रेट पसंद आता है बैंक का, उसके साथ आप डील कर सकते हो, उनसे आप फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हो। तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी आती है, और साथ में जो जनता है उनको भी बेटर प्राइस, मतलब सस्ते में जो है अच्छा प्राइस में उनको जो है फॉरेन रिजर्व मिल जाते हैं। और इसमें बोला है कि इस मैकेनिज्म में क्या होगा कि बैंक में चार्ज देयर कस्टमर प्री एग्रीड फ्लैट फी। तो इसमें जो बैंकों का जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग रहा है तो वो बैंक अपना ऐड करके बताएंगे, ठीक है। तो जो भी बैंकों का कॉस्ट लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन, वो ऐड करके आपको रेट बताएंगे। फिर हाउएवर सच फी शुड बी डिस्क्लोज टू द कस्टमर बाय द बैंक। तो कितनी फीस वो ले रहे हैं तो वो चीज जो बैंक कस्टमर को पहले से बताएंगे। ओवरऑल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शेल ब्रिंग डाउन द टोटल कॉस्ट फेस बाय रिटेल कस्टमर्स। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज खरीदते टाइम पे, फॉरेन करेंसी खरीदते टाइम पे कस्टमर्स को काफी सारी कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट काफी सस्ती हो जाती है इस एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म के आने के बाद से। और 6 जून 2019 में ही आरबीआई ने अपनी स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी में अनाउंस कर दिया था कि वो फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रेडिंग है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो बैंक के कस्टमर्स फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना बेचना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके ऑनलाइन वो जो है बेटर रेट में उसको खरीद सकते हो। एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म इज वेब बेस्ड, तो ये एक प्रॉपर वेब रहती है, वहां पे आपको क्या करना होता है कि जो कस्टमर्स है उसमें कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई सोल प्रोप्राइटर फर्म या पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज, कोई भी हो सकता है। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो अपना ऑर्डर मैच करेंगे। ऑर्डर मतलब क्या रेट पे आप चाह रहे हैं और सामने वाला आपको किस रेट पे ऑफर कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको जो सही लगता है आप उनसे जो है डील कर सकते हैं। द प्लेटफॉर्म ऑफर ट्रेडिंग, तो कैश, टॉम, स्पॉट। टॉम होता है टुमारो, कैश मतलब रेडी यानी आज, स्पॉट का मतलब होता है T+2 और फॉरवर्ड मतलब T+2 के बाद से। तो इनमें से कोई भी आपको ट्रांजेक्शन करनी है आप इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से कर सकते हैं अप टू पीरियड ऑफ 13 मंथ्स इन द यूएसआर। अगर आप यूएसआर और आईएनआर करेंसी पेयर में कुछ भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं 13 महीनों तक, मतलब इसका जो आपका जो फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसका टाइम है कि 13 महीनों तक, मतलब आपने आज बात की और 13 महीनों में आपको उसको कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होता है, उससे पहले कस्टमर को खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसके बाद ही इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। इसको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCIL ने इसको लॉन्च किया, कब, 5 अगस्त 2019 में लॉन्च किया। अवेलेबल टू एनी कस्टमर्स ऑफ बैंक रिक्वायरिंग टू परचेज, तो कोई भी कस्टमर जो कि
यूएसटी मतलब डॉलर को खरीदना या बेचना चाह रहा है, तो चाहे वो कैश हो, टर्म हो, स्पॉट हो या फिर फॉरवर्ड हो, तो किसी के लिए भी वो जो है इसको इस्तेमाल कर सकता है। नंबर ऑफ डेली ट्रांजेक्शंस, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है कि डेली आपको इतनी ट्रांजेक्शंस करनी है, ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है इसमें आपके एफएक्स में। तो ये सही चीज़ है कि बिना लिमिट के हम ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, जो कस्टमर है उनको खुद को सीसीआईएल प्लेटफॉर्म में जो है खुद को रजिस्टर कराना होता है। एंड गिव नेम ऑफ देयर बैंक वाइल रजिस्टरिंग, तो किस बैंक में उनका अकाउंट है उसको वो डिटेल भी देनी होती है जब भी वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। अनसक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद द कस्टमर डिटेल्स आर फॉरवर्डेड टू बैंक फॉर वेरिफिकेशन, तो जिस बैंक का उन्होंने नाम दिया वहां से उसकी कस्टमर की डिटेल्स भेज के उसको वेरीफाई करा लिया जाएगा, उसका अप्रूवल ले लिया जाएगा। और अप्रूवल बाय बैंक सीसीआईएल विल गिव क्रेडेंशियल्स, तो जब बैंक अप्रूव कर देगा कि हाँ ये हमारा ही कस्टमर है, तो उसके बाद सीसीआईएल उसको क्रेडेंशियल मतलब आईडी पासवर्ड जो भी उनको अवेलेबल कराता है। इसके फायदों की बात करते हैं। जो आपका एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म है, तो कस्टमर कैन चूज टू कन्वर्ट हिज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एनी बैंक ऑफ हिज चॉइस, तो उसमें से वो किसी भी बैंक, जो भी बैंक उसको अच्छा रेट दे रहा है उस प्लेटफॉर्म में, तो उससे वो खरीद सकता है। देयर बाय बीइंग एबल टू अवेल द बेस्ट फॉरेक्स रेट, तो मार्केट में बेस्ट रेट उसको मिलेगा। मान लीजिए उसका अकाउंट है मान लीजिए एसबीआई में, तो एसबीआई जो रेट लगाएगा उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे जाता है तो वहाँ पे एसबीआई भी, आईसीसी है, एचडीएफसी है, ऐसे 10-20 बैंक है, तो उसमें से जो उसको सबसे अच्छा रेट, सबसे सस्ते रेट पे फॉरेन करेंसी देगा, तो नॉर्मल सी बात है वो कस्टमर उसे से खरीदेगा। तो कस्टमर को बेस्ट जो है फॉरेक्स रेट इससे मिल जाता है। देर इज नो ट्रांजेक्शन चार्ज, तो अगर आपका एक दिन में यूएसडी $50,000 से कम का अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप मान लीजिए 2-3 कर रहे हैं, उनको जोड़ के $50,000 से कम आ रहा है, तो इसमें आपका कोई ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके ट्रांजेक्शन जो वैल्यू है दिन भर में जितनी आपने ट्रांजेक्शन किए उनका आप ऐड कर लीजिए, अगर वो $50,000 क्रॉस करता है तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा। तो काफी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो स्पेशली ऐसे कस्टमर जो फॉरेन करेंसी खरीदते हैं तो उनके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि कौन सा बैंक उनको बेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, उस हिसाब से वहां से वो फॉरेन करेंसी को खरीद पाएंगे। ठीक है, कैश, टर्म, स्पॉट, फॉरवर्ड किसी भी टाइप की डील वो आसानी से कर पाएंगे। स्पेशली ये यूएसडी मतलब आपको डॉलर खरीदना है या आईएनआर को रुपीज और डॉलर में, डॉलर को आईएनआर में से कन्वर्ट कराना, तो उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो आपको सीसीआईएल प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको अपने बैंक की डिटेल देनी पड़ेगी। बैंक में आपकी डिटेल्स जाएगी और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर बैंक आपको अप्रूव करता है कि हाँ ये सच में हमारा ही कस्टमर था, तो आपको जो है सीसीआईएल आपको क्रेडेंशियल यानी आपका आईडी पासवर्ड देगा, वहाँ आप लॉग इन कीजिए और वहाँ पे आपका, अगर आप दिन भर में $50,000 से कम तक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कोई भी आपको अलग से ट्रांजेक्शन चार्ज देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दिन भर में ट्रांजेक्शन $50,000 से ऊपर हो रही तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा। कोई लिमिट नहीं है, इसमें ये लाइन है ना कि कोई लिमिट नहीं है कि कितनी ट्रांजेक्शन आप दिन भर में कर सकते हैं, तो उसको लेके कोई लिमिट इसमें नहीं यहाँ पे दिया हुआ। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, बिजनेस साइकिल के फेजेस के ऊपर। सिंपल सा चैप्टर है, उसमें से आपका 2-3 नंबर का पूछ लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसका वीडियो देख के जरूर जाना, बहुत ही सिंपल चैप्टर है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिजनेस साइकिल क्या होता है, तो जैसे लोगों की लाइफ के अलग अलग फेज होते हैं, जैसे पहले कोई बच्चा होता है फिर बड़ा बनता है, इस तरह से जो है लोगों की लाइफ के अलग अलग फेज है। सेम ऐसे बिजनेस के भी फेजेस होते हैं और लोगों की जो लाइफ में कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी मीडियम चलता है, ना सुख ना दुख, तो इस तरह से जो बिजनेस के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, तो उसी को बिजनेस साइकिल का नाम दिया गया। आपकी जो बिजनेस साइकिल है वो दिखने में कैसी होती है, वो सिलेंडर का शेप होती है। ठीक है, शुरुआत में कोई बिजनेस है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, ग्रो करते करते पीक स्टेज पे पहुंचता है, फिर काफी टाइम तक सेचुरेशन में रहता है और धीरे धीरे डाउन फेज में आता है, डाउन के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो आपकी साइकिल चलती है, इसी को बिजनेस साइकिल का नाम दिया गया। बिजनेस साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ 4 फेजेस, इसमें 4 आपके फेजेस इसमें आएंगे। पहला है बूम, सेकेंड है रिसेशन, तीसरा है डिप्रेशन और चौथा है रिकवरी। ठीक है, बूम में सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा, आप काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। रिसेशन में बोलते हैं ना, रिसेशन आ गई तो इसमें आप डाउनफॉल जाएंगे। डिप्रेशन आपके सबसे वर्स्ट फेज होता है, लाइफ का सबसे खराब पीरियड, वो आपका डिप्रेशन। रिकवरी क्या, डिप्रेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपका रिकवरी ही इसमें होता है। इसको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी पहले बताई थी ना, बॉर्डर से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इसके सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो बॉर्डर का BO है उससे आपका बूम हो जाएगा, R से आपका रिसेशन हो जाएगा, DE से आपका डिप्रेशन हो जाएगा और लास्ट का जो R है उससे आपका रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, तो बॉर्डर से बहुत अच्छे से आप बिजनेस साइकिल को याद कर सकते हैं, ये ट्रिक मैंने आपको पहले से बताया। बूम जो कि पहला फेज है, इसमें जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज की जाती है और जो प्रोडक्ट है उसको काफी अच्छे प्रॉफिट के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ जो है बेचा जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है फुल है, मतलब आप सबसे ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि आप काफी अच्छे मार्जिन से जो है चीजों को बेच पा रहे हैं।
इससे क्या होगा कि आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, सामान भी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ बिक रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, तो इससे आपको और मोटिवेशन मिलती है और आप क्या करते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आपका कोई बिजनेस है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है और जब काफ़ी अच्छी स्टेज में ग्रो करता है तो आप क्या सोचते हैं उसको हम और आगे बढ़ाए ना, तो आप उसके लिए और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है। To manufacture a great number of products, entrepreneurs purchase new machines and also employ work at high wages। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो नई नई मशीन्स खरीदना शुरू करते हैं और नए नए लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देनी शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इतना सारा सामान हमारा बन रहा है, हमारा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और साथ साथ हम ये भी सोचते हैं, मतलब कंपनी ये भी सोचती है कि हम अच्छे प्रॉफिट के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो ये ऐसा ही चलेगा। ऐसा सोच के वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, नई नई मशीन्स खरीदती है और नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट की मतलब वेजेस के हिसाब से रखती है। फिर बूम के बाद सेकेंड आता है आपका रिसेशन। रिसेशन वंस इकोनॉमी रीच, तो जब आप पीक पे पहुंच गए ना तो टाइम चेंज हो जाता है, मतलब आपका सबसे अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता ना, वो भी चेंज होता है। तो रिसेशन नेक्स्ट फेज है, बूम के बाद अगला फेज आपको रिसेशन ही देखना पड़ता है। रिसेशन में क्या देखने को मिलेगा? अ डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड। तो इसमें रिसेशन में क्या होता है कि जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो जाती है। बट प्रोड्यूसर्स हु आर नॉट, अब लोगों को पता नहीं है, जो कंपनी का मालिक है उसको पता नहीं है कि अभी जो डिमांड है काफी कम हो गई है, तो वो क्या करते हैं, गो ऑन प्रोड्यूसिंग, वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, सामान बनाते रहते हैं। द सप्लाई एक्सिट, अब डिमांड कम हो चुकी है और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ गई है एज कम्पेयर टू डिमांड। नाउ द प्रोड्यूसर्स कम टू द नोटिस, तो जब उनके स्टॉक्स इकट्ठे होने लगेंगे, फैक्ट्री में जो माल काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, पाइलअप हो जाएगा, तब उनको याद आएगा अरे ये तो बहुत ज्यादा हमने स्टॉक्स इकट्ठे कर लिए, अभी तो सामान बिक नहीं रहा। दे आर नाउ कंपेल्ड टू गिव अप द फ्यूचर, तो उन्होंने जो भी फ्यूचर प्लान बनाया था तो अभी वो मजबूर हो जाएंगे उस प्लान को कुछ टाइम के लिए गिव अप के लिए, उनको प्लान अपना रोकना पड़ेगा। तीसरा आता है डिप्रेशन, ये सबसे खराब फेज होता है। ठीक है, डिप्रेशन बोलते हैं ना, कोई पर्सन ये डिप्रेशन में चला गया, मतलब वो उसकी लाइफ का सबसे खराब फेज है। तो सेम ऐसे कंपनी के लिए डिप्रेशन एक वर्स्ट फेज की तरह आप काम कर सकते हैं। इसमें जो मैन है उसका अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है एंड मटेरियल का भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, कोई खेत है और वहां पे आप लोग देखोगे कि 5 लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग सोचोगे अरे 5 लोग इस खेत में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 5 लोगों को रोजगार मिला है, इस तरह से आप अज्यूम करते हैं। बट सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि उस खेत पे सिर्फ 2 ही लोगों के काम की जगह थी, बाकी 3 लोग फ्री थे तो वो भी लोग वहां काम करने लगे, तो उस खेत के लिए 2 लोग ही सफिशियंट है खेत में काम करने के लिए, बट 3 लोग इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। तो सेम ऐसे डिप्रेशन फेज में होता है, यहाँ पे उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा होता है और लोग काफी होते हैं, तो इसी को बोला गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है कि जो डिमांड है वो तो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, वो तो रिसेशन, इससे पहले जो फेज था रिसेशन वहीं पे कम हो चुकी थी, इसमें डिमांड और गिरने लग जाती है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है जो उन्होंने सामान बनाया वो, क्योंकि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो चुका है, तो मजबूर हो जाते हैं कि वो सस्ते रेट पे बेचे, और इतने सस्ते पे वो बेचना शुरू करते हैं कि उनकी जो खुद की लागत है वो भी नहीं आती, उनकी जो कॉस्ट है वो भी उनको नहीं मिल पाता। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि वो प्रोडक्शंस को कम करें। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि जो वर्कर्स है, बहुत सी आपने देखा होगा कंपनी की हालत बहुत खराब होती है तो वर्कर्स जो है उनको हटाया जाता है। ठीक है, कटिंग की जाती है, स्टाफ को जो है निकाला जाता है, तो सेम ऐसे यहाँ पे होता है। जो बाकी के जो वर्कर्स है उनको बोलते हैं कि आपको हाफ सैलरी मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो रहिए, वरना हमें जो है ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो बैंक क्रेडिट है उसकी डिमांड भी बहुत कम होती है, क्योंकि कंपनी का कुछ अच्छा चल नहीं रहा था तो कोई लोन कुछ भी वो लोग नहीं लेते। ठीक है, तो इसलिए बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट काफी कम कर देते हैं। द फर्म दैट कैन नॉट पे ऑफ देयर डेब्ट आर वाउंड अप, तो ऐसी कंपनी जो अपना लोन नहीं पे कर पाती तो वो ऐसी क्लोजेस में हो जाती है। चौथा आता है आपका रिकवरी। रिकवरी डिप्रेशन के बाद का अगला फेज होता है। तो जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान डिप्रेशन में है तो हमेशा वो फेज नहीं रहता, लाइफ में भी अच्छा फेज आता है, तो सेम ऐसे रिकवरी नेक्स्ट फेज है। डिप्रेशन के बाद नेक्स्ट फेज आपका रिकवरी होता है। एक लाइन बोली गई है, डिप्रेशन कंटेन इन इटसेल्फ द जम्प्स ऑफ रिकवरी, यानी डिप्रेशन में आपको रिकवरी के जम्प्स मिलेंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, द आइडल वर्कर्स नाउ, तो ऐसे लोग जो काफी सारे खाली थे जिनके पास कोई काम नहीं था तो वो बोलेंगे कि हमें सस्ते में ही रख लो। मान लीजिए पहले उनको 10,000 मिलता था, वो बोलेंगे 5,000 में रख लो, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं। एज अ प्राइस एट लॉएस्ट, तो बहुत ही प्राइस बहुत सस्ते हो जाते हैं, तो जो कंज्यूमर जो काफी टाइम से सोच रहे थे कि जब चीजों के रेट सस्ते होंगे तो हम खरीदेंगे, तो वो आके अपना चीजों को, सामान को खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक है, द बैंक विच अक्यूमुलेट कैश रिजर्व, तो बैंकों के पास बहुत सारा कैश इकट्ठा हो गया क्योंकि कोई लोन ले ही नहीं रहा था, तो बैंक भी आगे आके बोलेंगे कि बहुत सस्ते में आप यहाँ से लोन लेके जाइए। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा हो गया कि बहुत सस्ते में लोन मिल रहा है, वेज भी बहुत सस्ते वेज में लोग काम करने को रेडी है, तो कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो काफी सस्ते रेट पे यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि
ऐसा डिमांड, अब लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी, क्यों? क्योंकि अभी जो काफी टाइम से अपने डिसीजन को पोस्टपोन करके बैठे थे, उनको मालूम है इससे सस्ता तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो लोग अपना डिसीजन रोक के बैठे थे कि हमें खरीदना, उन्होंने देखा कि क्योंकि अभी कंपनी के साथ क्या, बहुत ही सस्ते में वेज के लिए लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स को बहुत सस्ता वो पे कर रहे हैं, प्लस बैंक भी बहुत सस्ते रेट पे इंटरेस्ट पे उनको लोन दे रहा है। तो अभी वो जो उनका प्रोडक्ट बनेगा कंपनी का, काफी सस्ता पड़ेगा। तो लोग देखेंगे अरे प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है, तो लोग फिर से डिमांड करनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो कंपनी है उनके पास प्रोडक्ट इनसफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन काफी रोक दी थी, लेकिन अभी जो है डिमांड बढ़ चुकी है। तो इस टाइम पे क्या है, सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कंपनी क्या करेगी, जैसा था सामान बनाएगी, लोगों को हायर करेगी, नए नए इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। वही लिखा है कि कंपनी की जो एक्टिविटी वो भी स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। जो इन्वेस्टमेंट वो कंपनी का बढ़ जाएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिमांड बढ़ रही है पर सप्लाई कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, नई नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, नए नए लोगों को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो इकोनॉमी धीरे धीरे आगे ग्रो होने शुरू हो जाती है। फिर लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि नए नए लोगों को हायर करना, उनको जॉब दी जा रही है, उनकी इनकम बढ़ेगी। फिर वो जाके क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। डिमांड करने से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से पूरा ये साइकिल चलता रहता है। इसी साइकिल को बोला गया आपका बिजनेस साइकिल। इसमें क्वेश्चंस आपके फेजेस के लिए ऊपर आता है। तो फेजेस पहले आपका बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। इसको आप बॉर्डर से भी याद कर सकते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। फिर बूम सबसे अच्छा फेज होता है, इसमें कंपनी सबसे अच्छा प्रॉफिट कमा रही होती है। रिसेशन में मतलब आप समझ लीजिए कि पीक पॉइंट आ गया, अब नीचे जाने का टाइम आ गया कंपनी का, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड टेंडेंसी इसमें रिसेशन में देखने को मिलती है। बट कंपनी को बहुत बाद में समझ में आता है, जब बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा होता है ना, तब कंपनी को पता लगता है कि अरे हमने तो बहुत ज्यादा सामान बना लिया। फिर डिप्रेशन में जो है हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। कंपनी मतलब मजबूर हो जाती है कि बहुत ही सस्ते रेट पे, मतलब जो उनकी खुद की भी लागत नहीं है उस रेट पर वो बेचने के लिए मजबूर इसमें हो जाती है। और उनका प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो जाता है, और वो काफ़ी सारे अपने वर्कर्स को हटा देती है, और जो बाकी के वर्कर्स रखती है, जो एम्प्लॉय रखती है, उनको बहुत ही कम सैलरी पे वो रखती है। रिकवरी लास्ट फेज है। बोलते हैं कि जो डिप्रेशन है, मतलब इससे बुरा क्या होगा, ये सबसे वर्स्ट फेस होता है, इससे बुरा क्या होगा। सो डिप्रेशन में ही जो है रिकवरी के जंप्स होते हैं, यानी डिप्रेशन से ही जो है रिकवरी का फेस शुरू होता है। जो खाली लोग बैठे थे तो वो बोलते हैं कि हमें रख लो, काम पे रख लो, कोई बात नहीं, हमें बहुत ही कम पेमेंट देना, पर कुछ ना कुछ तो हमें काम पे रख लो। फिर जो प्राइस है, सबसे सस्ते प्राइस थे ना, सबसे सस्ते प्राइस थे, तो जो कंज्यूमर काफी टाइम से सोच के बैठे थे कि खरीदेंगे, वो बोलेंगे अरे तो बहुत सस्ता है। बैंक भी आगे आके काफी लोन देते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में कोई बैंक से लोन नहीं लेता, तो बैंक के पास भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो बैंक सोचता है खाली पैसे पे तो हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही है डिपॉजिट पे, तो क्यों ना उसको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे दे। तो बैंक बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन भी ऑफर करता है, बहुत ही सस्ते रेट पे वेजेस पे काम करते हैं। इससे जो प्रोडक्ट है वो काफी सस्ता होता है, तो लोग देखते हैं बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, तो लोग डिमांड करनी शुरू करते हैं। अब क्या हो चुकी है, डिमांड बढ़ चुकी है, सप्लाई कम है। कंपनी को तो सप्लाई को मैच करने के लिए नई नई मशीन्स लानी पड़ेगी, नए नए लोगों को हायर करना पड़ेगा। फिर नए नए लोगों की हायरिंग के बाद उनकी सैलरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, उनको इनकम बढ़ेगी, फिर वो जाके मार्केट से डिमांड करेंगे। फिर डिमांड करेंगे तो फिर से जो है प्राइस बढ़ जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से पूरा चलता रहता है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल डज प्रोडक्शन कैपेसिटी, सबसे ज्यादा पीक पे कब होता है, ठीक है। तो कौन से फेज में होता है, वो बूम फेज में होता है। तो सबसे बेस्ट फेज होता है बॉर्डर में जो पहला था ना आपका, बी ओ बूम, ये सबसे बेस्ट फेज होता है कंपनी का, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो प्रोडक्शन आपके पीक पे होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। ड्यूरिंग द बूम फेज जो प्रोडक्शन है वो पीक पे होती है, और जो प्राइस है वो इतना अच्छा होता है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट से अच्छा आपको इसमें रिटर्न मिल रहा होता है। विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसेशन फेज, तो जो रिसेशन फेज आता है ना, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। मैंने आपको पहले बताया था बॉर्डर से ना, हम लोगों ने डिस्कशन किया था बॉर्डर से। बीओ हो गया आपका बूम, आर से हो गया रिसेशन। इस रिसेशन की बात कर रहे हैं कि कौन से रिसेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, ठीक है। जनरल डिक्लाइन इन डिमांड, तो डिमांड कम होने लगती, ये है। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, बोल रहे हैं इसमें बहुत महंगाई है, ऐसा नहीं है, बी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि इस रेट पे इन्फ्लेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड काफी कम हो चुकी होती है, और कंपनी को अपने रेट्स काफी कम करने पड़ते हैं, इतने कम करने पड़ते हैं कि वो जो उनकी खुद की कॉस्ट है वो भी नहीं आ पाती, ठीक है। वो तो खैर डिप्रेशन में और ज्यादा कॉस्ट कम हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि जो इन्फ्लेशन है वो कम ही होती है, मतलब महंगाई तो रिसेशन फेज में नहीं होती है, और इसमें जो डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, और इसी में जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाती है, और जो इंडस्ट्रीज है वो प्राइस कट्स पे जाती है कि लोगों को हटाए, कम से कम लोगों को रखे, तो इस तरह की एक्टिविटी शुरू करती है। तो विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेशन फेज में आंसर आ जाएगा बी, हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। इस रेट में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इसमें बहुत महंगाई नहीं होती है, लोग जो है वो खुद ही अपनी जो चीजें हैं, डिमांड है वो कम करनी शुरू करते हैं, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रेशन, रिसेशन के बाद नेक्स्ट फेज डिप्रेशन आता है, और ये सबसे वर्स्ट फेज होता है।
और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसमें बोल रहा है कि डिमांड इसमें बढ़ जाती है, बात गलत है। इसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, नहीं, इसमें तो बहुत से लोगों को हटा दिया जाता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। प्रोडक्शंस को रोकना पड़ता है कंपनी को क्योंकि बहुत सारा सामान ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका होता है। लास्ट वाला मैच कर रहा है कि लो एग्रीगेट डिमांड कॉजिंग एक्टिविटी, तो जो डिमांड है वो बहुत कम है जिसकी वजह से कंपनी की जो एक्टिविटी काफ़ी स्लो डाउन हुई, तो यही आपके डिप्रेशन फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होगी। नेक्स्ट है विच फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इज मार्क्ड बाय आइडल वर्कर्स विलिंग टू वर्क, तो कौन से फेज में होता है कि ऐसे लोग जो खाली होते हैं वो बोलते हैं कि कोई नहीं, आप हमें सस्ते रेट पे रख लो, पर रख लो, हम काम करेंगे। और जो कंज्यूमर है वो जिन्होंने उन्होंने देखा, क्योंकि कंपनी को क्या हुआ कि बहुत ही सस्ते रेट पे वेजेस पे काम मिल रहा है, बैंक भी अपने सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, तो काफी जो प्रोडक्ट बनता है वो काफी सस्ता प्रोडक्ट बनता है, तो जो लोग काफी टाइम से सोच के बैठे थे कि लेंगे सस्ता होगा तब लेंगे, तो वो अभी लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस फेज में होता है, रिकवरी वाले में होता है। ठीक है, तो रिकवरी वाले में जो खाली वर्कर्स है वो भी आते हैं, और जो कंज्यूमर्स है जो काफ़ी टाइम से सोच के बैठे थे कि हम सामान खरीदेंगे जब सस्ता होगा, तो इससे सस्ता तो ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता, तो इसी रिकवरी फेज में वो भी अपना जो है सामान खरीदना शुरू करते हैं। और इस फेज में ही जो है डिमांड बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो इस सप्लाई को बढ़ाने के लिए कंपनी नई नई मशीन्स लाती है, नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करती है। फिर एम्प्लॉयमेंट से लोगों की सैलरी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से वो फिर जाकर मार्केट में डिमांड करेंगे, और डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइस भी बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो इस तरह से पूरा कंपनी का फिर से रिकवरी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। विच इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद द रिकवरी फेज, तो इसमें बोला है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी आपके रिकवरी फेज में होती है। इसमें बोला है कि डिमांड कम हो जाती, नहीं, रिकवरी फेज में डिमांड होनी शुरू हो जाती। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ जाता है, बी, ये बिल्कुल सही आंसर है। बोल रहे एम्प्लॉयमेंट रेट कम होने लगता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि इसमें इसी में जो कंपनी नई नई मशीन्स नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करती है, तो कम नहीं होता, वो बढ़ना शुरू होता है। इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विदाउट ए राइज इन प्रोडक्शन, बोल रहे महंगाई बढ़ रही, नहीं, इस रेट पे जो है महंगाई इसमें नहीं बढ़ रही होती, इसमें स्टार्टिंग में बहुत सस्ते होते हैं, तो इसी सस्ते को देख के जो लोग काफी टाइम से अपना डिसीजन पोस्टपोन करके बैठे होते हैं कि सस्ता होगा तब हम लेंगे, तो वो लोग इस टाइम पे लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हाट इज बास्केट ऑफ करेंसीज, तो बास्केट ऑफ करेंसीज क्या होता है, इसमें एक एज्यूम कर लीजिए जैसे कुछ बास्केट है उसमें कुछ फ्रूट्स रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ करेंसीज रखी होती है, तो स्पेशली जो आईएमएफ है, आईएमएफ इस बास्केट ऑफ करेंसीज का इस्तेमाल करता है ताकि ताकि वो जो है किसी भी मतलब ये रेफरेंस की तरह काम करे, किसी भी एक करेंसी की वैल्यू, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, मैंने आपके सामने गोल्ड रखा और एक मैंने आपके सामने आयरन रखा, तो आपको कैसे पता लगा गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, तो उनकी वैल्यू बताने के लिए कुछ ना कुछ मेजरमेंट का कुछ तरीका होना चाहिए, तो सेम ऐसी बास्केट ऑफ करेंसीज, अब मान लीजिए डॉलर है या यूरो है, तो अलग अलग करेंसी, उसमें से कौन सी करेंसी की कितनी वैल्यू है, तो आईएमएफ का जो आईएमएफ जो है वो एसटीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है आईएमएफ का करेंसी होता है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है, 5 करेंसीज के बास्केट को बोला जाता है स्पेशल ड्राइंग राइट। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी रुपीज है, तो अगर मैं कुछ भी खरीदना होता है तो हम रुपए देखे उसकी वैल्यू, अब हमें एक गिलास पानी लेना है या एक बॉटल पानी लेना है, तो उसकी कीमत है 20 रुपये, तो 20 रुपये इक्वल टू 1 बॉटल। ठीक है, 1 वाटर बॉटल। ऐसे अगर आपको कुछ और सामान खरीदना है तो आपको मालूम है इसकी वैल्यू है 100 रुपये या इसकी वैल्यू 200 रुपये, तो आप मेजर कर पा रहे हैं, तो एसटीआर आईएमएफ की करेंसी है। ठीक है, आईएमएफ की करेंसी एसटीआर, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और एसटीआर कैसे बना, एसटीआर में 5 करेंसीज को मिला के उनकी जो बास्केट है उसी को एसटीआर बोला गया। तो बास्केट ऑफ करेंसीज क्या है, ये आपका एसटीआर ही है, और एसटीआर क्या है, बास्केट ऑफ करेंसीज है। इसमें ये क्यों काम आता है बास्केट ऑफ करेंसीज, हम करेंसीज की वैल्यू को जानना चाह रहे हैं, एक करेंसी दूसरे के मुकाबले कितनी वैल्यूएबल है, जैसे मैंने बताया गोल्ड और आयरन के मुकाबले गोल्ड कितना वैल्यूएबल है, तो उसको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो उसी के लिए बास्केट ऑफ करेंसीज या आप बोल लीजिए एसडीआर को बनाया गया है। A basket of currencies is the group of currencies that are weighted against each other, तो ये ग्रुप ऑफ करेंसीज है, इसमें 5 करेंसीज लिया गया है जिसको एक दूसरे के अगेंस्ट वेट किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अ रेफरेंस पॉइंट और मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी, तो एक करेंसी कितनी वैल्यूएबल है, अब कोई डॉलर ज्यादा वैल्यू है या यूरो की ज्यादा वैल्यू, तो कितना ये वैल्यूएबल है उसको मेजर करने के लिए इस बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आईएमएफ जो है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी करेंसी एसटीआर, और उसमें जो है 5 जो है इस बास्केट ऑफ करेंसीज को लिया गया है, तो उसमें से कौन कौन सी वो 5 करेंसीज हैं, और ये वो करेंसीज है जिसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबली जो सबसे ज्यादा फेमस 5 करेंसीज है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको इसमें लिया गया, तो उसमें आपका डॉलर ज्यादा कॉमन है, फिर यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, तो ये 5 करेंसीज से आपका आईएमएफ का एसटीआर बनता है। ठीक है, वही होता है आपका बास्केट ऑफ करेंसीज, तो इसमें जो है कुछ करेंसीज को रखा जाता है, और इसके
हेड से पता लगता है कि कौन सी करेंसी कितनी वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू, मतलब करेंसीज में कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है। अब कोई जो दो बच्चे आप उनका आईक्यू नाप रहे हैं कि कौन सा किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, किसका आईक्यू कितना ज़्यादा है। तो इस तरह से बास्केट ऑफ करेंसीज एक करेंसी को दूसरी करेंसी से मेजर करने के रेफरेंस पॉइंट के तौर पे काम आता है। अब यूरो की वैल्यू कितनी है एज कम्पेयर टू जो है आपका डॉलर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 5 करेंसीज है ये एसटीआर बनाती है, और एसटीआर आपका आईएमएफ का करेंसी है। तो जनरली क्वेश्चंस क्या आता है इसकी करेंसीज को लेकर आता है कि आईएमएफ की जो बास्केट ऑफ करेंसी उसमें कौन कौन सी करेंसी, आपको एज इट इज मेमोराइज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन बास्केट ऑफ करेंसीज। तो जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए जो एसटीआर में हमने 5 लिया है तो उसमें से कौन सा वो नहीं है। यूएसडी, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और आपका पाउंड था ना, ब्रिटिश पाउंड। तो उसमें इंडियन रुपीज की तो कहीं पे बात नहीं थी, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज दिया, तो यही आंसर हो जाएगा कि इंडियन रुपीज जो है बास्केट ऑफ करेंसीज में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को लेके, ठीक है। हु इज एलिजिबल टू अप्रोच इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। तो जैसे बैंकिंग ऑम्बड्समैन होता है ना, तो सेम ऐसे इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन होता है। अगर कोई पर्सन जिसने कोई इंश्योरेंस लिया और उसको कोई कंप्लेन है, कोई रिट्रेसल है, तो वो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेन कर सकता है। कौन एलिजिबल है, कोई भी जिसकी एज 60 से कम हो, एनी एग्रीगेट इंडिविजुअल हु हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन पर्सनल लाइन। तो कोई भी पर्सन जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी या पर्सनल या ग्रुप ली है तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसकी पॉलिसी टाइम पे नहीं मिली या उसकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया गया किसी भी कारणवश, तो वो अपना रिड्रेसल के लिए जा सकता है, अपनी कंप्लेंट जो है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी। कितना लिमिट तक, मतलब जो कंपनसेशन देगा इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, जो कंपनसेशन देगा वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट कितना जा सकता है। तो आंसर रहेगा 30 लाख। तो मैक्सिमम 30 लाख का ये आपको कंपनसेशन दे सकता है, कौन, आपका इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम लिमिट क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट बाय द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन इफ बोथ पार्टीज। अगर दोनों पार्टीज एग्री कर जाती है, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन मतलब दोनों पार्टीज की बात, जैसे आपकी लोक अदालत होती है ना, वहाँ पे दोनों की सहमति से जो है डिसीजन लिया जाता है। तो सेम उस तरीके का ही कंसेप्ट कुछ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में होता है कि ये दोनों का मेडिएशन मतलब मीडिएटर के तौर पर दोनों की बात करवाता है और जो फाइनल डिसीजन है वो उसमें देता है। तो टाइम लिमिट क्या है कि जो भी कंप्लेंट आएगी कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। तो टाइम लिमिट कितना दिया, 1 मंथ, कि जब भी कंप्लेंट आएगी तो वो जो है 1 मंथ के अंदर अंदर जो है डिसॉल्व हो जानी चाहिए। इफ बोथ द पार्टीज एग्री फॉर मेडिएशन, अगर दोनों पार्टी एग्री कर जाती है, द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन शैल गिव हिज रिकमेंडेशंस विद इन 1 मंथ ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ म्यूचुअल। तो जिस दिन दोनों ने अपना म्यूचुअल कंसर्ट दिया दोनों पार्टीज ने, तो उसके 1 महीने के अंदर इसको अपना फाइनल डिसीजन दे देना चाहिए, ठीक है। तो आंसर होगा विद इन 1 मंथ। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ इन, ये जो आपका इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन स्कीम को लेके आए, इसका क्या पर्पस है, क्यों उसको लेके आया गया, ठीक है। फिर बोला है कि इसका पर्पस है टू प्रमोट इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कि लोगों को इंश्योरेंस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कराना, ये तो गलत हो गया। टू डिसॉल्व डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज। तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स होते हैं कस्टमर की कि इंश्योरेंस कंपनी को लेके या उनके जो एजेंट होते हैं या जो मीडिएटर होते हैं, तो उनको लेके अगर कोई कंप्लेन है पॉलिसी होल्डर को, तो वो जो है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेन कर सकता है। अब मान लीजिए आप कोई बैंकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके लिए बैंकिंग ऑम्बड्समैन करके इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन बनाया जो कि 2021 का रिसेंट है, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस के कस्टमर्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो उसी के लिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन को बनाया गया। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन इज टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट फॉर from policyholder against insurance companies, agent and intermediaries in a cost effective, efficient and impartial। तो इसमें क्या होता है कि आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं और आपको बहुत ही सस्ते में, क्योंकि ये मीडिएशंस के थ्रू मतलब बातचीत के थ्रू जो आपको फाइनल डिसीजन देता है, तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लेता और काफ़ी एफिशिएंट ये होता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर इसमें हो जाएगा। फिर बोला है कैन ए मेंबर्स कवर अंडर ए ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रोच। तो कोई पर्सन जिसने ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है तो क्या वो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में जा सकता है, यस जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्लेम है वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को मिल रहा है, वो जा सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। ट्रेजरी बिल के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, व्हाट इज ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। टी बिल्स क्या होता है, इसको इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट बन के इसको इशू करता है, यानी टी बिल्स को जो है आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट को अपने खर्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो टी बिल्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट एक तरह से लोन ले सकती है। आप चाहे तो टी बिल्स को खरीद सकते हैं, बदले में आपको
पेमेंट करनी होती है। तो टी बिल्स एक तरीके का शॉर्ट टर्म, मतलब मैक्सिमम ये 1 साल के लिए इशू की जाते हैं, ठीक है। 364 डेज वाला जो टी बिल है वो सबसे बड़ा टी बिल होता है, आप समझ लीजिए। तो जो टी बिल्स है वो गवर्नमेंट इशू कराती है आरबीआई से, और टी बिल्स अलग अलग टेन्योर के टी बिल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आपका 91 डेज वाले, ठीक है, 182 और 364। तो जनरली टी बिल को लेके यही क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डेनोमिनेशंस, कौन कौन से टाइम पीरियड वाले टी बिल्स अवेलेबल है, कौन कौन से ड्यूरेशन वाले। तो आंसर क्या रहेगा? 91, 182, 364, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं। और टी बिल्स क्या है? ये शॉर्ट टर्म का फाइनेंस है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो शॉर्ट टर्म का फाइनेंस ले सकती है, लोन ले सकती है टी बिल्स की हेल्प से। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट टी बिल्स को इशू करती है और कोई भी पर्सन इसको ले सकता है। द इन्वेस्टमेंट इन बिल्स में बी मेड बाय पर्सन। तो टी बिल्स को कौन कौन खरीद सकते हैं? कोई भी रेजिडेंट, इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट, इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स, कोई भी इसमें हो सकता है। और अगर कोई पर्सन जैसे एनआरआई है, या ओवरसीज सिटीजन है, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे तो वो भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन उसको उसके लिए जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है या जो फेमा में जो उनका लिमिट है, उसी लिमिट में वो टी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टी बिल्स जो है गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि टी बिल्स कितना ड्यूरेशन वाले होते हैं। तो 91, 182, 364 डेज। तो पहले के जो टी बिल्स है वो 25,000 के डिनोमिनेशंस में होते थे, पर अभी जो है 10,000 के डिनोमिनेशंस वाले भी, मतलब 10,000 के मल्टीपल वाले टी बिल्स भी अवेलेबल हो गए हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा रखा है, व्हाट इज डिफरेंस इन आईएमपीएस एंड नेफ्ट। तो आप लोग जानते हैं कि आईएमपीएस और नेफ्ट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको ऑप्शन दिखाता है आरटीजीएस करनी है, नेफ्ट करनी है, आईएमपीएस करनी है, ठीक है। तो तीनों में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। देखिए, आरटीजीएस तो सबसे अलग हो गया कि आपको इमीडिएट पेमेंट चाहिए तो आप आरटीजीएस को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और मिनिमम जो अमाउंट है 2 लाख, तो यानी जब बल्क पेमेंट होती है तो उसके लिए आप आरटीजीएस को ही इस्तेमाल करेंगे। ये मिनिमम है 2 लाख, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। अब आ जाते हैं आईएमपीएस। आईएमपीएस भी इमीडिएट पेमेंट करता है, जैसे आपका आरटीजीएस है ना, सेम ऐसे आईएमपीएस भी इमीडिएट पेमेंट करता है, बट इसका मैक्सिमम लिमिट है। इससे मैक्सिमम लिमिट आपका 5 लाख है, इस तरह से इसका आईएमपीएस का मैक्सिमम लिमिट दे रखा है इसमें, ठीक है। तो जो छोटी पेमेंट है, या ये बोल सकते हैं कि जो 5 लाख तक की पेमेंट है उसके लिए आईएमपीएस, और ये भी इमीडिएट होता है। बट बात करें नेफ्ट की, नेफ्ट इमीडिएट नहीं है। आप जानते हैं कि 24 घंटे में आधे घंटे के बैचेस बनते हैं, तो यानी 48 बैचेस बनते हैं, तो बैचेस में इसकी पेमेंट होती है नेफ्ट की। नेफ्ट में इमीडिएट पेमेंट नहीं किया जाता, इसकी भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। दूसरा डिफरेंस आईएमपीएस और नेफ्ट में ये है कि आईएमपीएस को एनपीसीआई मैनेज करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और नेफ्ट को कौन मैनेज करती है? वो आरबीआई करती है, ठीक है। ये 2 डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जैसे नेफ्ट और आरटीजीएस उसको आरबीआई ही मैनेज करती है। तो एक डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन था कि व्हाट इज डिफरेंस इन आईएमपीएस नेफ्ट। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इंडिया की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट आईएमपीएस के थ्रू की जाती है। अगर डिफरेंस ले हम आईएमपीएस और नेफ्ट का, वो ये है, नेफ्ट आपका सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है जिसको आरबीआई ऑपरेट करती है, लेकिन आईएमपीएस एक मनी ट्रांसफर सर्विस है जिसको एनपीसीआई देखती है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आईएमपीएस है उसका मैक्सिमम लिमिट है, बट नेफ्ट का कोई मैक्सिमम लिमिट इसमें नहीं है। और ट्रांसफर स्पीड फास्ट है किसमें? आईएमपीएस में फास्ट है एज कम्पेयर टू नेफ्ट, क्योंकि नेफ्ट में आधे घंटे का बैचेस होता है, पर आईएमपीएस में से बैचेस का कोई चक्कर नहीं है, वो इमीडिएटली पेमेंट कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जो आईएमपीएस है 5 लाख तक का लिमिट दिया है, लेकिन जो नेफ्ट है उसके लिए आप लार्ज कोई ऐसा लिमिट नहीं है, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख हो, कितना भी हो, नेफ्ट का कोई अपर लिमिट यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस इसका हो गया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? तो देखिए, 2019 से पहले जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था उसको रेगुलेट करती थी कौन? देखिए यहाँ पे, द गवर्नमेंट ट्रांसफर द रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस टू आरबीआई फ्रॉम 9 अगस्त 2019। तो 9 अगस्त 2019 से जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसका रेगुलेटर कौन बना दिया गया? वो आरबीआई को बना दिया गया, ठीक है। बिफोर दैट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आर रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। तो उससे पहले जो नेशनल हाउसिंग बैंक था वही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करती थी, बट 2019 अगस्त से आरबीआई को रेगुलेटरी बना दिया। तो ये क्वेश्चन था कि रेगुलेटर कौन है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, तो आंसर रहेगा आरबीआई, ठीक है। द आरबीआई इन जुलाई 2020 इशूड अ न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशंस। तो जब आरबीआई को उसका रेगुलेटर बनाया गया 19 में, तो 2020 जुलाई में आरबीआई अपनी नई गाइडलाइंस लेके आई फॉर रेगुलेशंस कि कैसे हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेशन करना है एज एनबीएफसीज, एंड गाइडलाइंस इंक्लूड डिफाइनिंग प्रिंसिपल बिजनेस एंड क्वालिफाइंग असेट्स। तो इन्होंने बताया था कि कौन कौन से बिजनेस में ये डील कर सकती है, कौन कौन से असेट्स को ये फाइनेंस कर सकती है, तो उसको लेके आरबीआई ने प्रॉपर गाइडलाइंस जो है जारी की थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा मेमोरी बेस की।
हाउसिंग फाइनेंस को कौन रेगुलेट करता है? तो आंसर रहेगा आपका आरबीआई। एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर था, व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? ठीक है, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपको मान लीजिए क्या करना है, कोई पेमेंट करनी है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम्म, आप हैं, आप मान लीजिए आपका नाम है ए और आप एक दुकानदार से कोई सामान ले रहे हैं, दुकानदार का नाम है बी और सामान बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी सामान आने में टाइम है और आप पेमेंट आप तभी करोगे। तो दुकानदार बोलता है कि मैं आपको सामान भेज दूंगा पर आप पहले पेमेंट कर दीजिए, और आप बोलते हो नहीं नहीं पहले मेरे को सामान मिलेगा तब मैं पेमेंट करूंगा। तो आपके मिसमैच को दूर करने के लिए ए क्या करता है, अपने बैंक को बोलता है, ठीक है, अपने बैंक पे इसको अकाउंट में पेमेंट रख देगा। मान लीजिए उस सामान की कीमत है 1 लाख रुपए, तो आपको ए को 1 लाख रुपए देने हैं। तो ये जो एस्क्रो अकाउंट है उसमें क्या करेगा, जो ए है क्या करेगा, उस एस्क्रो अकाउंट में 1 लाख रुपए रख देगा ए, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट में जो है टेम्पररी पर्पस के लिए पैसे को रखा जाता है, मतलब जो जैसे आपका अकाउंट है उसको आप कितने भी लॉन्ग टर्म के लिए चला सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट एस्क्रो अकाउंट का एक लिमिट है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बनाया जाता है। इसको आप एक ट्रस्ट अकाउंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ट्रस्टी का काम क्या होता है, किसी और की चीज को हैंडल करना ना, ट्रस्टी। हम किसी कंपनी के, किसी आप देखते हैं मंदिर के ट्रस्टी, तो वो पैसा मंदिर का जो पैसा उसको ट्रस्टी उसको मैनेज करते हैं, वो मंदिर के रख रखाव के लिए जो है उसको काम करते हैं। तो सेम ऐसे ही एस्क्रो अकाउंट भी एक तरह का ट्रस्ट अकाउंट होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जैसे ही वो पर्पस पूरा होता है तो वो ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है। यानी जैसे बी ए को सामान डिलीवर करेगा तो ये जो पेमेंट है ये बी को ट्रांसफर कर दी जाएगी बैंक के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसके अकाउंट से क्या फायदा हुआ, अब जैसे ए बोल रहा था कि मैं पैसा तब दूंगा जब सामान मिलेगा, और बी को डर है कि सामान चला गया पैसा नहीं देगा तो क्या होगा। तो एटलीस्ट ए क्या करेगा, अपने इसके अकाउंट में पेमेंट रखेगा और बी को बताएगा देखो ये 1 लाख का पेमेंट है, और बैंक भी कंफर्म करेगा कि हाँ 1 लाख का पेमेंट है। तो जब सामान का डिलीवरी हो जाएगा तो इस इसके अकाउंट से पेमेंट पी को ट्रांसफर कर दी जाएगी और ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। वही होता है इसका अकाउंट, और ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको रखा जाता है। जैसे वो पर्पस पूरा होता है, ट्रांजेक्शन पूरी होती है, तो ये अकाउंट वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा है, इसका अकाउंट एक ट्रस्ट अकाउंट है वेयर फंड आर हेल्ड अंटिल ए ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। यहाँ पे पैसे को तब तक रखा जाएगा जब तक वो ट्रांजेक्शन पूरी हो जाएगी। इसका अकाउंट इज टेम्पररी लीगल अरेंजमेंट बिटवीन टू ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो दो पार्टीज के बीच में लीगल एग्रीमेंट के तौर पे काम करता है। मेरे थर्ड पार्टी होल्ड द फाइनेंशियल पेमेंट, जैसे बैंक होगी थर्ड पार्टी, तो उसने जो है फाइनेंशियल पेमेंट को अपने पास होल्ड किया हुआ है। द थर्ड पार्टी इज यूजुअली ए बैंक, तो बोला है कि जो थर्ड पार्टी वो बैंक भी हो सकता है या कोई escrow एजेंट हो सकता है। हैविंग escrow अकाउंट रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। तो बी को यही डर था कि सामान तो चला गया पेमेंट ना मिली तो क्या होगा, तो वो जो रिस्क है इस escrow अकाउंट की हेल्प से सॉल्व हो जाता है। इट इज ए टेम्पररी अकाउंट, जैसे मैंने बताया परमानेंट नहीं है, ये किसी पर्पस के लिए, जैसे ही पर्पस पूरा होगा तो ये जो टेम्पररी अकाउंट है क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये टेम्पररी अकाउंट है दैट ऑपरेट ओनली अप टू कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन पूरी होगी अकाउंट अपना कंप्लीट इसमें हो जाएगा। वंस ऑल द कंडीशंस बिटवीन बायर एंड सेलर आर सेटल, तो बायर और सेलर की सारी जो कंडीशन है वो सेटल हो जाएगा, अकाउंट इज टर्मिनेट। तो उसके बाद जो पेमेंट हो जाएगी और अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। Escrow usually require the depositing of a document that has monetary value. These document could be legal. तो इसमें जो legal documents है, डेट है, और या फिर कोई लाइसेंस होगा या प्रॉमिस टू पे वो हो सकता है, उसी की हेल्प से जो है escrow अकाउंट में जो पेमेंट को पूरा किया जाता है। तो सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा था। ये ट्रस्ट अकाउंट है जिसको किसी ट्रांजेक्शन के लिए रखा जाता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा जाता है। जैसे वो पर्पस पूरा होता है तो ये अकाउंट जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर था, व्हाट इज LAF कॉरिडोर? इसको LAF का फुल फॉर्म हो गया लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। फुल फॉर्म है इसका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉरिडोर है, जैसे आप इसको आप एज्यूम कीजिए आपकी जो रोड है, जो जहाँ आपका घर है, तो वो जो घर की रोड है मान लीजिए वो 50 फीट की रोड है। आप एज्यूम कर लीजिए 50 बेसिस पॉइंट की रोड है, ठीक है। ये 50 बेसिस पॉइंट कैसे बना, इसमें एक अपर बैंड है और एक लोअर बैंड है। अपर बैंड में आपका आ जाएगा MSF और लोअर बैंड में आपका आ जाएगा STF। अभी आपको बताऊंगी कि MSF क्या होता है और STF क्या होता है, ये अभी हम थोड़ी देर में हम इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो MSF और STF के जो बीच का जो कॉरिडोर है उसी कॉरिडोर को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर बोला गया है। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में होगा आपका रेपो रेट, सेंटर में होगा उसका रेपो, सेंटर में होगा रेपो, अपर बैंड में होगा MSF, लोअर बैंड में होगा STF। और ये जो रोड है MSF यानी अपर और लोअर बैंड के बीच की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आपका 50 बेसिस पॉइंट। इसी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर बोला गया। ये जो रास्ता है जिसमें अपर बैंड है आपका MSF और लोअर बैंड है आपका STF, ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अगर STF मान लीजिए चल रहा है आपका 4%,
तो एमएसएफ आपका 50 बेसिस पॉइंट, आप लोग जानते हैं 100 बेसिस पॉइंट होता है 1%, ठीक है, तो 50 बेसिस पॉइंट हो गया आपका 0.5% या 0.5% बोल लीजिए, ठीक है। अगर 4% आपका चल रहा है आपका क्या एसटीएफ, तो एमएसएफ में 0.5 ऐड कर दीजिए तो एमएसएफ आपका हो जाएगा 0.5। तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा 50 बेसिस पॉइंट का ही रहता है। और ये जो आपका एलएफ कॉरिडोर है इसके बिल्कुल सेंटर में वो होता है आपका रेपो रेट। तो एलएफ कॉरिडोर क्या है, एलएफ कॉरिडोर इज डिटरमाइंड बाय एमएसएफ। यहाँ पे आपका एमएसएफ आपका अपर बैंड में रहेगा, एसटीएफ आपके लोअर बैंड में रहेगा। और ये जो आपका एलएफ कॉरिडोर है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी विड्थ होगी 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है। इसके सेंटर में कौन होगा, इसके सेंटर में होगा आपका रेपो रेट। इसमें दो है, दो के बीच में अपर बैंड में आता है एमएसएफ और इसके लोअर बैंड में आता है एसटीएफ। अब हम समझेंगे एमएसएफ क्या होता है और आपका एसटीएफ क्या होता है, ठीक है। एमएसएफ का फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्या फुल फॉर्म है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ये ओवरनाइट लिक्विडिटी सपोर्ट स्कीम बाय आरबीआई टू प्रोवाइड फंड टू कमर्शियल बैंक विद ए हाई इंटरेस्ट ओवर रेपो। बोल रहा है कि अगर किसी बैंक को एक ही रात के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो एमएसएफ के थ्रू आरबीआई से ले सकता है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो रेपो रेट से ज्यादा होता है, क्योंकि एक ही रात के लिए आपको चाहिए तो रेपो ज्यादा इंटरेस्ट जो है बैंकों को पे करना होता है। और ये आपको सारे वर्किंग डे में, यहाँ तक कि हॉलीडे में भी आपको ये अवेलेबल हो जाता है। यानी इमरजेंसी में कभी भी बैंकों को पैसे चाहिए तो आरबीआई से वो ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ ओवरनाइट अरेंजमेंट है, मतलब एक ही रात के लिए आपको पैसा मिलेगा और इसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई रहता है, ये आपके रेपो रेट से भी ज्यादा रहता है, तो उसे वो बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब हम आएंगे एसटीएफ को समझने के लिए, ठीक है। तो एसटीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये नॉन कोलेटराइज अरेंजमेंट है, यानी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी देने का जरूरत नहीं है। दैट अलाउ बैंक टू पार्क एक्सेस मनी विद आरबीआई एट लोअर इंटरेस्ट रेट देन रेपो। तो एसटीएफ में क्या होता है कि बैंकों के पास अगर ज्यादा पैसे है तो आरबीआई के पास रख सकता है, पर इसमें जो आपको आरबीआई इंटरेस्ट रेट देगा वो रिवर्स रेपो रेट से कम देता है। अभी रिवर्स रेपो क्या होता है, चलिए बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं तो वो आरबीआई के पास रखवा देते हैं और आरबीआई जो उनको रिवर्स रेपो रेट पे करता है, ठीक है। एसटीएफ क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो इसमें बैंक क्या करते हैं, जो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया वो आरबीआई के पास रखवाते हैं, इसमें आरबीआई को इंटरेस्ट रेट पे करता है, वो रिवर्स रेपो रेट से कम होता है, उसी को बोलते हैं एसटीएफ। तो एमएसएफ और एसटीएफ के जो गैप है उसी को एलएफ का नाम दिया, वही आपका एलएफ कॉरिडोर इसमें हो गया। इससे के ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अटल पेंशन योजना से भी आपके क्वेश्चंस पूछे थे, व्हाट इज द मिनिमम गारंटीड पेंशन। तो आप लोग जानते हैं अटल पेंशन योजना के लिए 18 से 40 का एज होना चाहिए और मिनिमम पेंशन 1000 की होती है, फिर 2000 की, फिर 3000, 4000 एंड 5000, ठीक है। तो ये 5 पेंशन आपको मिलती है। तो मिनिमम गारंटीड पेंशन कितनी मिलेगी अटल पेंशन योजना में, तो आंसर रहेगा 1000। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर हो गया। एट वट एज डज मिनिमम गारंटीड पेंशन, तो स्टार्ट कब हो जाती है, तो जैसे आपका एज 60 हो जाता है तो आपकी पेंशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 60 के बाद ये शुरू हो जाती है, तो आंसर रहेगा सी। व्हाट इज एज, एज कितना होता है अटल पेंशन के, तो ये हम लोगों ने इस पहले स्लाइड में देखा था ना, 18 to 40 का एज होता है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। कब तक पेमेंट करनी होगी, जब तक आप 60 साल के हो जाओगे। तो जैसे आपका 60 क्रॉस होगा उसके बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो किसी ने मान लीजिए 18 साल में ज्वाइन किया, उसको तो 18 से लेकर 60 कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 42 ईयर्स तक उसको जो है पेमेंट करनी महीने महीने की। और किसी ने 40 साल में किया तो उसको बस 20 साल करनी। तो ये डिफरेंस होगा कि अगर कोई 42 ईयर्स तक पेमेंट कर रहा है तो उसका प्रीमियम काफी कम रहेगा, और कोई जितना लेट ज्वाइन कर रहा है उसका प्रीमियम उतना ज्यादा होगा। तो जो सिर्फ 40 साल की एज में आके ज्वाइन कर रहा है एपीवाई को, तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो 18 साल की एज में ज्वाइन कर रहा है। और प्रीमियम इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली पेंशन ले रहे हैं। अगर आपको 1000 वाली पेंशन चाहिए तो आपका प्रीमियम कम होगा, अगर आपको 2000 वाली चाहिए तो थोड़ा ज्यादा, 3000 की ज्यादा, और 4000 में और ज्यादा, और 5000 में सबसे ज्यादा होगा। तो सेम ऐसे जैसे आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जितना बड़ा प्रीमियम का अमाउंट होता है उतनी ज्यादा आपकी प्रीमियम मतलब जितना बड़ा सम इंश्योर्ड होता है उतनी ज्यादा आपकी प्रीमियम होती है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी है कि अगर आपको 1000 वाली पेंशन चाहिए तो आपका कम रहेगा, अगर आप 40 की एज में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका ज्यादा रहेगा, अगर आप 18 की एज में ज्वाइन कर रहे हैं एपीआई को तो आपका जो प्रीमियम वो कम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहता है। एज कितना है, 18 to 40। एपीआई में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं बस एज को लेके पूछते हैं, 18 से 40, और 5 जो इसमें पेमेंट आती है, जो पेंशन आती है 1000, 2000, 3, 4, 5, इसी को लेके इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए सब्सक्राइबर रीच, तो अगर उसकी एज 40 हो जाएगी तो क्या होगा, तो क्या कोई पर्सन एलिजिबल होगा, द सब्सक्राइबर इज नो लॉन्गर एलिजिबल। तो अगर किसी पर्सन का एज 40 क्रॉस कर दे तो वो एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकता, उसकी जो एलिजिबिलिटी वो खत्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के आप एपीआई को सप्लाई जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल टू ज्वाइन एपीवाई, तो कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, एनी
इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एनआरआई, तो कोई भी सिटीजन, एनआरआई को भी आप, जो एनआरआई वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। What टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू ओपन, अगर आप एपीआई स्कीम चाहते हो तो कौन सा आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट है उसी से काम हमारा चलेगा, आपको आधार कार्ड भी लगेगा, आधार कार्ड और नॉर्मल सेविंग अकाउंट आपका चाहिए रहेगा, क्योंकि हर महीने जो ऑटोमेटिक डेबिट रहेगा जो भी आपकी प्रीमियम है वो आपके सेविंग अकाउंट से ही डेबिट इसमें होगी। तो जो सब्सक्राइबर है उसको कब जो है पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, तो जैसे वो 60 क्रॉस करेगा, ठीक है, तो बी है 60 के बाद उसको जो है पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। हाउ ऑफन डज द पेंशन अमाउंट इंक्रीज अंडर एपीवाई, तो पेंशन अमाउंट कैसे इंक्रीज होती है, द पेंशन अमाउंट इंक्रीज एवरी ईयर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय सब्सक्राइबर, तो जितना उसने, जो भी पेंशन अमाउंट हर साल बढ़ेगा, जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया उस हिसाब से वो उसका पेंशन अमाउंट बढ़ाया जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि एपीओ स्कीम को एडमिनिस्टर यानी उसको मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो पीएफआरडी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडी इसको रेगुलेट करती है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है, तो आंसर क्या होगा पीएफआरडीए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, FIMMDA क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो FIMMDA का फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसको कब स्टैब्लिश किया है, इसको 1998 में स्टैब्लिश किया, कैसे, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर स्टैब्लिश किया गया था, ये आपकी जो फिक्स इनकम मनी मार्केट और जो डेरिवेटिव मार्केट है उसको रेगुलेट करते हैं, तो जो हमारी मनी मार्केट डेरिवेटिव मार्केट है उसका रेगुलेटर है कौन, आपका FIMMDA। तो क्या क्या जो मार्केट है इस तरह की डेरिवेटिव मार्केट मनी मार्केट उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, क्या क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने चाहिए उसको सेटअप करने के लिए, जो मेंबर्स है उनका इंटरेस्ट बना रहे उसको बचाने के लिए जो है FIMMDA काम करती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो SDG 17 का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पार्टनरशिप टू सपोर्ट सिस्टम, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, तो उस पर्पज के लिए काम करती है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हाट आर 17 गोल्स अंडर SDG, तो SDG के तहत कौन से 17 गोल है उसकी यहाँ पे बात की गई है। सो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यहाँ पे बात की गई है, नो पॉवर्टी, गरीबी ना हो, नो हंगर, जीरो हंगर, गुड हेल्थ और वेलबींग रहे सबका, एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड हो, जेंडर इक्वलिटी यानी जो समानता है जेंडर में बनी रहे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी, और अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से सबका सोलर एनर्जी ये सारा कुछ, और अफोर्डेबल यानी सस्ती, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, वर्क ग्रोथ अच्छी हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो हो, इनइक्वलिटी जो है उसको कम किया जाए, सिटी सस्टेनेबल हो, और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन हो, क्लाइमेट एक्शन को लेके काम किया जाए, लाइफ बिलो वाटर पानी के नीचे की जो लाइफ है उनके लिए क्या किया जा रहा है, या जो लैंड में जो लाइफ है उनके लिए क्या किया जा रहा है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बने, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल कंपेयर टू MDG। तो ये जो 17 गोल्स इसकी यहाँ पे बातचीत की गई है। तो ये जो आपका 17 गोल है इसमें जो है 169 टारगेट्स है टोटल, ठीक है, मेकिंग देम फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव, हाउएवर कंट्रीज नीड टू डेवलप एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू ट्रैक एंड अचीव दिस एम अंडर, तो यहाँ पे कंट्रीज को ऑब्जेक्टिव देगी कि आप इन गोल्स को मॉनिटर करो और इस तरह के गोल्स में जो आपके टारगेट दिए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है, तो ये सारे जो आपके 17 गोल आपको SDG 17 के तहत यहाँ पे दिए गए। एक क्वेश्चन इसके ऊपर था OSOWOG का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें जो आपको 3 O यहाँ पे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो तीनों O हमारा 1 के रिगार्डिंग है, ठीक है, तो पहला O हो जाएगा 1 S से हो जाएगा सन, सेकेंड O है 1 1 वर्ल्ड, और तीसरा जो O है वो है 1 ग्रिड, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो यहाँ पे एज्यूम किया गया कि सन एक है, पूरे वर्ल्ड को आप एक मानिए और उसको एक ही ग्रिड मान के एज्यूम कीजिए, तो एक्जैक्टली क्या है, तो जो COP26 मीटिंग है तो वहाँ पे इंडिया ने अनाउंस किया था OSOWOG यानी 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड विद द गोल, इसका पर्पस क्या था, क्यों उसको अनाउंस किया गया था, विद द गोल ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए एंड इंश्योरिंग दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी गेट्स टू द प्लेट्स, तो मान लीजिए यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई तो उसको वर्ल्ड के ऐसे कोने में पहुँचाया जाए जहाँ पे सोलर एनर्जी नहीं बन पा रही है, वहाँ पे मान लीजिए बहुत ठंड है, वहाँ पे सूरज उदय, इस तरह की एनर्जी को उस तरह वहाँ पे नहीं उसको जनरेट किया जा सकता, तो यहाँ से उस एनर्जी को वहाँ पे पहुँचाया जाए, तो इस तरह के कंसेप्ट पे जो है OSOWOG को इंडिया ने अनाउंस किया था, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म को लेके क्वेश्चन आएगा, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, एक सन है, पूरी दुनिया को एक सन के हिसाब से एक ही वर्ल्ड मान के चलिए, ठीक है, सोलर के हिसाब से एक ही मान के चलिए, और 1 ग्रिड
तो ये है आपका OSOWG का फुल फॉर्म। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा रेशो, उसी को मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर आपका ब्रॉड मनी M3 और रिजर्व मनी M0 के लिंक को बताता है, यानी M3 डिवाइडेड बाय M0, तो आपका आ जाएगा आपका मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? M3 यानी ब्रॉड मनी डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी यानी M0। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई, तो इसको मिल्टन फ्राइडमैन और एना ने इसको शुरू किया था, इस कंसेप्ट को उन्होंने प्रोनाउंस किया था। मनी मल्टीप्लायर क्या बताता है? मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन द प्रोसेस, ये प्रोसेस बताता है बाय विच द बेस मनी क्रिएट बाय अ सेंट्रल बैंक मल्टीपल इन द सेंट्रल टू द स्टॉक ऑफ। तो बोला जो बेस मनी है जिसको सेंट्रल बैंक ने क्रिएट किया, तो वो कैसे M3 के बराबर आ जाती है किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वही हमारा मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे होता है। तो मनी मल्टीप्लायर का सिंपल सा आप लोग फॉर्मूला बस याद कीजिए, M3 डिवाइडेड बाय M0। M3 आपका ब्रॉड मनी और M0 है आपका रिजर्व मनी, उसी के रेशो को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इसमें हो गया। इसके साथ आपकी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इंडियन इकोनॉमी की बहुत सारी आपको जो MCQs है वो कहाँ मिलेंगी? वो MCQs आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएंगी। और कुछ मॉड्यूल्स के मैंने चैप्टर वाइज MCQ भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा है। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उस फ्री मॉक टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो भी आपको 2 हैंड्स ऐप में इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट इसके मिलेंगे, जहाँ मैंने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड किए। वहाँ पे भी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देके आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।